स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर बायोलॉजी का सलूशन वीडियो बनाइए, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, भ्रूण कोष का विकास या मादा इम्कोद्भिद का विकास, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भ्रूण कोष का विकास या मादा इम्कोद्भिद का विकास। आप देखिए, इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना लेना है। इस डायग्राम से हम आपको एक तरीके से ये समझिए कि घोर कर पिलाने वाले हैं। ठीक है, आपको ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। ये क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोश का है, जो स्पोरोजेनिक मदर सेल्स है। गुरु बीजाणु मात्र कोश का उसमें होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है 4 सेल्स बनती हैं, लेकिन होता क्या है? 4 में 3 जो होती हैं डिजनरेट यानी कि नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक जो सेल बचती है उसमें क्या होता है? वृद्धि होती है और वो बड़ी हो जाती है। वृद्धि की और उसने और बड़ी हो गई सेल। ठीक है, सेल जब बड़ी हो गई तो सेल में क्या हुआ? केंद्रक जो था ये वाला, इसमें क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। आप देखिए, समसूत्री विभाजन हमने करा दिया तो इसमें एक केंद्रक था, 2 केंद्रक बन गए। अब क्या हुआ? 2 केंद्रक में फिर समसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 केंद्रक बन गए। लेकिन 4 केंद्रक बनने के बाद जब उसमें 4 केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे क्या हुआ? 8 कोशिकी और 7 कोशिकी 8 केंद्र की अवस्था में एक कोशिका बन गई। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 कोशिका बन गए, 8 केंद्रक बन गए। लेकिन इसमें कोशिका कितनी है? टोटल 7 है, क्योंकि ये भी एक कोशिका ही है। ठीक है, तो इसमें 7 कोशिकी 8 कोश यानी कि 7 कोशिकी और 8 केंद्र की अवस्था में क्या होता है? भ्रूण कोष होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करें कि ये क्या हुआ। आप इसकी अगर परिभाषा लिखने को आ जाए, लेकिन इसमें का आप डिफिनेशन यानी कि वर्णन करेंगे तो इसमें जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं उन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और जो ए वाली सेल होती है एग सेल होती है या अंड कोशिका इनको कहते हैं। लेकिन जो 2 सेल होती हैं सहायक कोशिका होती हैं। ये पराग नलिका जब आती है इनके पास स्पोरोजेटिक सेल से जो नर युग्मक आता है जो इस पर फर्टिलाइजेशन करता है, उसको ये आने में मदद करती है। इनका यही कार्य होता है जो सहायक कोशिकाएं होती हैं। अगर आप इसकी परिभाषा लिखने चाहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछे जाएगा, तो 4 मार्क्स में आपको चित्र सहित वर्णन करना होगा। आप लिखेंगे, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 कोशिकाएं बनती है। 4 में 3 जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसमें से एक जो कोशिका बचती है वो अपने आप में कुछ वृद्धि करती है, और वृद्धि करके उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन 3 बार होता है, 1 2 3 बार केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि फाइनली भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है। और जो भ्रूण कोष होता है वो 7 कोष की और 8 केंद्र की अवस्था होती है, जिसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं ए वाली, और इसमें 2 द्विध्रुवीय केंद्रक और 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। आप इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है? देखिए, दोहरा निषेचन क्या होता है? देखिए, हम यहीं पर आपको इसी में दोहरा निषेचन समझा देते हैं। देखिए, जो पराग नलिका आती है उसमें जो परागकण होता है वो समसूत्री विभाजन करता है, 2 परागकण बना लेता है, 2 नरयुग्मक बनते हैं। लेकिन उसमें 2 नरयुग्मक बनते हैं। जो एक नरयुग्मक होता है पहला वाला, वो क्या करता है? अंड कोशिका से समेकन कर लेता है, अंड कोशिका से के साथ फर्टिलाइजेस्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है? इसे ही हम सत्य निषेचन कहते हैं। जब अंड कोशिका से साथ मिलता है तो इसे हम सत्य निषेचन कहते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर 2 नर युग्मक बने थे परागकण में समसूत्री विभाजन से, तो हुआ क्या? एक जो बचा वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन कर लेता है, और एक क्रिया सिर्फ आवृत बीजी पादपों में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। आइए इसके नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं। देखिए क्या है? दोहरा निषेचन आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। दोहरा निषेचन जो है सिर्फ आवृत बीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इन पौधों में 2 नरयुग्मक बनते हैं जो भ्रूण कोष में उपस्थित अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। हमने आपको पीछे बताया कि एक अंड कोशिका से और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। इसमें पहला नरयुग्मक अंड कोशिका यानी कि जो अंड कोशिका यन होती है उससे समेकन करता है, तो क्या बनता है? युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, और जायगोट बनता है, और इसी क्रिया को हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन इंग्लिश के अंदर। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है या
फ्यूज होता है तो क्या होता है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बनता है। तो क्या बनता है, तो वो एंडोस्पर्म जो यानी कि भ्रूणपोष होता है वो कितनी कोश की अवस्था होता है, क्योंकि एक कोश का तो वो थी जो नर युग्मक था और दो ध्रुवीय केंद्रक, इसमें भी 2 कोश का, तो ये क्या होता है, 3n या त्रिगुणित होता है। और इस क्रिया को हम त्रिसमेकन कहते हैं। जब ये मिल जाता तो त्रिसमेकन, और ये पूरी क्रिया को कहें तो हम दोहरा निषेचन कहते हैं। आप इन सभी पेजों का 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 100% चांस है कि कोई ना कोई इसमें से जो भी पूरा पढ़ाएंगे हम उसमें से आपको 100% फंस जाएगा। परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्रिया जो है क्या होती है। आइए हम डायग्राम की मदद से आपको समझा देते हैं और परिभाषा भी हम आपको ऐसे बता देंगे जैसे कि आपको एक बार में ही रट जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। परागण जो होता है कितने प्रकार का होता है। परागण जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण स्व पॉलिनेशन और ये परपरागण होता है, ठीक है। स्वपरागण को होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी पुष्प है उसमें स्वयं ही परागित हो जाता है, उसी पुष्प के नर मिलते हैं, उसी पुष्प के मादा मिलते हैं तो क्या होते हैं, परागित हो जाते हैं। तो उसमें जो होता है फल भी जो भी बनता है वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर परपरागण की बात की जाए तो परपरागण कितने माध्यम से हो सकता है। देखिए परपरागण वायु द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, और जंतु द्वारा भी हो सकता है, जंतु परागण भी होता है, और जल परागण यानी कि जल के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल कृत्रिम परागण की भी बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। आजकल कृत्रिम परागण भी बहुत ज़्यादा कराया जा रहा था, यानी कि हम लोगों के द्वारा, मानव निर्मित के द्वारा कृत्रिम परागण कराया जाता है। जो परागण हम लोग कराते हैं उसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। देखिए अगर वायु परागण की बात की जाए तो वायु परागण किस में होता है, आपने देखा होगा गेहूं का पौधा होता है, मक्के का पौधा होता है, इसमें कोई कीट नहीं, इसमें बल्कि इसके परागकण बहुत हल्के होते हैं। तो इसके में देखिए गेहूं में और मक्का, आप 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इसमें जो होता है वायु परागण। अगर जंतु परागण की बात करें तो इसमें हम फिर इसमें कई भागों में डिवाइड करते हैं। अगर जल परागण की बात करें तो जल परागण जो होता है ये भी जल परागण, जल यानी कि जो भी समुद्र में या नदी में पौधे पाए जाते हैं उनमें जल परागण होता है, ठीक है। और अगर कृत्रिम परागण की बात की जाए, आप देखिए जल परागण के उदाहरण भी लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे आप हाइड्रीला, क्या लिखेंगे बच्चों, हाइड्रीला लिख लेंगे, और एक लिख लेंगे सिरेटोफिल्लम। क्या लिखेंगे, सिरेटोफिल्लम। आप सिरेटोफिल्लम लिख लेंगे। और कृत्रिम परागण तो सभी में कराया जा सकता है। अब देखिए जो जंतु परागण की बात करते हैं, जंतु परागण कई प्रकार से हो सकता है। कीट के द्वारा भी होता है, पक्षी के द्वारा भी होता है, घोंघा द्वारा भी होता है, चमगादड़ द्वारा और हाथी द्वारा, वो गिलहरी द्वारा और हाथी द्वारा तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। और चमगादड़ द्वारा भी ये बहुत ही क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। देखिए अगर कीट परागण की बात की जाए तो साल्विया में होता है, मटर में भी होता है और अंजीर में होता है। साल्विया में कीट परागण मधुमक्खी द्वारा होता है, अंजीर में कीट परागण जो होता है बर्रे द्वारा होता है, और बिग्नोनिया तथा सेमल में कीट पक्षी द्वारा परागण होता है। जमीकंद और सर्प पादप यानी कि सांप का चारा नहीं, जो देहात में पादप होता है उसका नाम है सर्प का चारा, उस पादप उसमें जो परागण होता है वो घोंघा द्वारा होता है। अगर कचनार और कदम्ब की बात की जाए तो इसमें किसके, चमगादड़ द्वारा होता है। और नहसुत की बात की जाए तो इसमें गिलहरी द्वारा परागण होता है। और अगर सबसे मुख्य क्वेश्चन है कि हाथी द्वारा परागण किसमें होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि रेफ्लेशिया में हाथी द्वारा परागण होता है, वाई एलिफेंट, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्रिपल स्टार क्या जितने भी स्टार आप इस पर लगा सकते हैं वो आप लगा लीजिए। क्या है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है आपको। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। आइए हम इसका सचित्र वर्णन एक अच्छे टॉपिक के साथ करते हैं, जिससे पहले आप इस वाले का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। आइए इसके नेक्स्ट पेज पे हम इसका पूरा वर्णन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम आज इसका जो वर्णन करेंगे मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है इसका वर्णन आपको अच्छे से समझाएंगे आप डायग्राम के साथ। आइए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये यूट्रस होता है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो एक उंगली जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं ये फिम्ब्रिड होते हैं या इनको फिम्ब्रल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, ये वाली जो नलिकाएं होती हैं दोनों तरफ होती हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स या फैलोपियन नलिका कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वाला ये जो दोनों तरफ का भाग होता है इसे हम एम्फुला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एम्फुला कहते हैं। और ये वाला जो पिंड आपको दिख रहा है इसे हम स्त्रवित पिंडक कहते हैं। और आपको जो 2 अंगूर के समान संरचनाएँ दिख रही हैं इन्हें हम
जो सेब के आकार आप कोई भी आकार दे सकते हैं, इन्हें हम ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। और इसकी अगर जो गर्भाशय यानी कि इसमें जो इसका मादा जनन तंत्र होता है उसके अगर पार्ट की बात की जाए तो इसमें देखिए इसमें 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं और उससे अंदर वाली को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। देखिए जो एंडोमेट्रियम ए वाली लेयर है, इसी में क्या होता है, जब आप जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो इसी में आकर रोपित हो जाता है यहीं कहीं पर, ठीक है। तो जो भी अंड होता है यानी कि एग होता है वो यहीं पर रोपित हो जाता है, जिससे जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और इसे सर्वेनिकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप अच्छे से इसको आप बना लेंगे कॉपी, और अपने कॉपी से बना के आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमारा आप कहना माने तो अगर आप एग्जाम के अंदर जाएंगे उससे 2-4 दिन पहले आप इसको अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि ये जनन तंत्र जो है ये 100% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के। तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हमारी तरफ से आप गुजारिश है कि आप एग्जाम के अंदर जो कॉपी आपको मिलेगी उस पर अगर हो सके तो आप पेन से बनाना, क्योंकि अब जब आप पेन से बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को इतना एक्सपीरियंस है कि उसने एक बार में पेन से बना दिया। पहले आप पेंसिल से बनाएंगे, उसको मिटाल देंगे, फिर उसके आपसे पेन से दोहरा देंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवार नियोजन आवश्यक क्यों है? जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ डिसिप्लिन में रहकर बात करनी होती है, और इस क्वेश्चन को आप जो भी गर्ल और या बॉयज़ हैं वो आप इस क्वेश्चन को अपने अपनी बुक से लिख लेंगे या किसी से कोचिंग की बुक से आप लिख लेंगे। परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है और जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न उपायों का, जो जन्म के नियंत्रण में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं उनका आपको वर्णन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है और इस पर निवारण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है, आप देखिए जो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। और इसका निवारण आप इस पर आपको एक निबंध लिखना है, आप कैसे इसको रोक सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जन्म नियंत्रण में प्रयोग होने वाली विधि का जो आप वर्णन करेंगे वही उठा के आप इसमें भी लिख देंगे, क्योंकि जन्म नियंत्रण में जो यहाँ पर प्रयोग होंगे तो विस्फोट नहीं होगा, तो वो भी विधि यहाँ पर ही प्रयोग होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है IVF के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसको अगर हिंदी के अंदर कहें तो अंतापात्र निषेचन। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी मिल सकता है, क्योंकि IVF का फुल फॉर्म पूछ देता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो देखिए जो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी अंतापात्र निषेचन। ये क्या होती है? ये तकनीक होती है जिसमें जैसे कि जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं, जिनमें नहीं होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उनके जो ओवम होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, और पति के स्पर्म को निकाल कर क्या किया जाता है, कल्चरल माध्यम में फर्टिलाइजेस्ट करा दिया जाता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेस्ट करा दिया जाता है तो क्या होता है, जायगोट जब बन जाता है तो उसकी जो 32 कोष की अवस्था होती है उसमें क्या किया जाता है, जो भी स्त्री होती है उसके गर्भाशय के अंदर उसको रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। और हमने आपको पीछे बताया था कि किस में रोपित होगा, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें रोपित हो जाता है, ठीक है। तो जो स्त्री होती है, जो भी मदर होती है, वो एक सामान्य शिशु को जन्म भी देती है। देखिए इस तकनीक उन स्त्रियों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो ये तकनीक है उन स्त्रियों के लिए आवश्यक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, अंडाणु को बाहर निकालकर, डबल को लिख गया, अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में, यानी कि बाहर किया जाता है, कल्चरल माध्यम में, यानी कि प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके बाद 32 कोष की अवस्था में अंडे को माता के गर्भाशय में रोपण कर दिया जाता है और मादा सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस तकनीक को हम IVF कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट मार लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है मेंडल्स लॉ पर है कि प्रभाविता का नियम, जो यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस ऑफ लॉ कैसे भी आप कह सकते हैं, या लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का नियम जो मेंडल ने दिया था, इसमें इस नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने कुल तीन नियम दिए थे। फर्स्ट नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अभिवन का नियम। आप ये 2 नियम भी तैयार कर लेंगे अपनी बुक या कोचिंग बुक से, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, मेंडल ने क्या किया था, 2 पौधे लिए थे। देखिए हम आपको इस पर समझा देते हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया था, कैपिटल T और स्मॉल t 2 पौधे लिए। एक नर था, एक आप इसको मादा मान लेंगे,
और इसको आप नर मान लेंगे। आप इनका सिंबल भी लिख सकते हैं। और इनमें क्या किया इन्होंने, इस पर फर्टिलाइजेस्ट करा दिया। इनके हम पहले जायगोट बना लेते हैं, युग्मक बना लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब इसमें कराया इन्होंने निषेचन जब करा दिया तो उन्होंने देखा क्या कि जो प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर पाते थे, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इसका कराया इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ, सभी के साथ। तो ये क्या हुआ थे, सभी हाइब्रिड यानी कि संकर बने थे। कैसे बने थे बच्चों, संकर बने थे। तो इसमें जो प्रभावी लक्षण था वो स्मॉल टी यानी कि जो लंबापन था वो प्रभावी था और ये बौनापन प्रभावी नहीं था। तो मेंडल ने कहा था कि जो लक्षण अपने प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकर, देखिए ये जो दोनों हैं विपरीत लक्षणों वाले हैं, ये लंबापन है और ये है बौनापन। कौन सा बच्चों, बौनापन। ठीक है, और जब इनमें हमने संकरण कराया, जब इनमें संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो लक्षण होते हैं F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात की जाए, हम और आप में अगर जो लिंग निर्धारण होता है वो क्या होता है, वो XX और XY गुणसूत्र द्वारा ही होता है। क्योंकि जो XX होता है वो मादा में होता है और XY जो होता है वो नर में होता है। ठीक है, यही जो लिंग गुणसूत्र हैं इन्हीं के द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप कि 44 प्लस XX कोई नर है, वो मादा है, और 44 प्लस, यहाँ पर आप प्लस का निशान लगाए ले, XY जो है वो फीमेल है, वो नर है, नर है। ठीक है, जब इसके आप वो जायगोट यानी कि युग्मक बना लीजिए आप, ये आप उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हैं, ये उदाहरण ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बनेगा, 44 के आधे 22 और XY के आधे मतलब X, 22 प्लस X और 22 प्लस X। ठीक है, इधर क्या आएगा 22 प्लस X और 22 प्लस Y। देखिए हमने पीछा जो मेंडल वाले में बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी उसका वही उदाहरण था, आप उदाहरण में वो भी लिखेंगे। जब इसमें हम क्या करें, जब इसके देखिए इसमें निषेचन एक तरीके से करा दीजिए। आइए इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए 22 प्लस XX, तो 22 दूना 44 और X वाला X वाला, तो यानी कि दोनों XX हो गए। अब क्या हुआ 42 दूना 44, 44 प्लस X और Y तो प्लस XY। ठीक है, और देखिए 22 दूना 44 प्लस XX। ठीक है, 22 दूना 44 प्लस XX, और इसमें देखिए इसका इसके साथ देखिए 22 दूना 44 प्लस XY। ठीक है, यानी कि XY ये नर है, ये मादा है, ये भी नर है और ये भी मादा है। तो अगर कोई भी एक जो यानी कि जो मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज करते हैं तो उसमें 50-50 चांस होते हैं कि आपकी पुत्री होगी या पुत्र होंगे, क्योंकि दो चांस होते हैं, 50-50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है। क्योंकि देखिए जो XY यानी कि जो मेल फीमेल होता है उसमें एक जोड़ी जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं 46। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे 44 और 2 46, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका एक बना के लिखा है। ठीक है, तो आप इसको उदाहरण के तौर पर लिख लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अगर पक्षियों में बात की जाए लिंग निर्धारण की, जो बर्ड्स होते हैं उसमें लिंग निर्धारण जो पक्षियों में होता है वो ZZ और ZW प्रकार का होता है। अपने लोगों में हुआ था XX और XY प्रकार का। उसमें क्या था, देखिए अपने में क्या था, जो मादा थी वो समयुग्जी, उसमें समान थे, और नर में कैसे थे, असमान यानी कि विषम थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ZW प्रकार का तो होता है, प्रकार का पाया जाता है, जिसमें नर जो होता है वो समयुग्जी, जो नर होता है वो समयुग्जी होती है और मादा विषम युग्जी, यानी कि नर होता है ZZ और मादा होती है ZW यानी कि विषम युग्जी होते हैं। और एक किसमें होता है, तितली, सरीसृप और पतंगे। आप इसका उदाहरण भी याद रखेंगे। तो आइए इसका हम उदाहरण सही समझ लेते हैं। देखिए ZZ यानी कि ये नर हो गया और ZW यानी कि ये मादा हो गई। आप इसके युग्मक बना लेंगे। देखिए ZZ ZZ ZW, जब इनका आप फर्टिलाइज कराएंगे, देखिए इसका इसके साथ और इसका लीजिए, इसके साथ और एक बार इसके साथ, देखिए क्या बना, Z और ये वाली लकीर यहाँ आई, Z
जेड बना। और ये वाला देखिए इसके साथ जेड डब्लू बना, तो जेड जेड बना और ये भी जेड डब्लू बना। तो इसमें भी चांस होते हैं क्या है 50-50, दोनों तरीके के दो दो हैं। तो इसमें हो सकता है नर हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है मादा हो सकता है। ये देखिए क्या होगा, ये मादा होगी क्योंकि विषम, सॉरी आपको नहीं दिखा, आइए देख लेते हैं, दोबारा समझ लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, इसका जो हमने पहले इसके साथ कराया दिया तो ये बन गया, ठीक है, और इसका इसके साथ कराया तो जेड जेड बना, और इसका इसके साथ जेड जेड, और इसका इसके साथ कराया तो भी जेड, और इसका इसके साथ तो जेड डब्लू बना। इसमें 50-50 चांस। देखिए ये क्या है, मादा है, और ये क्या है, समयुजी है तो नर होगा, ये भी समयुजी है तो ये भी नर होगा, ये भी समयुजी है यानी कि ये मादा होगा। तो ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। उसमें हम इसके आगे से क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक हमने 10 कवर कर लिए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के हम आपको 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि करा देंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।